बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, बड़ी अहम खबरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। 3 बड़ी अहम खबरों की जो हेडलाइंस हैं, जो टाइटल्स हैं, वो थंबनेल पे आप नाज़रीन पढ़ चुके हैं। लेकिन इन 3 बड़ी खबरों के अलावा कुछ और भी अहम खबरें हैं, उनकी तफसीलात भी इसी प्रोग्राम में आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। तो पहली खबर से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और हमारी पहली खबर मुस्मिक नवाज़ के नायब सदर चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ साहबा से मुतल्लिक है। खबर नाज़रीन ये है कि मरियम नवाज़ पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा है और ये गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िली सदर हैं सक्खर से ज़हीर बाबर साहब। उन्होंने मरियम नवाज़ पे ना सिर्फ गद्दारी का इल्ज़ाम लगाया है बल्कि अदालत में उन्होंने जो दरख्वास्त गुजारी है उसमें उन्होंने इस्तदा की है कि मरियम नवाज़ के खिलाफ इस जुर्म की मुर्तकब होने पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज किया जाए और उन्हें सजा दी जाए। अब ये जो गद्दारी का इल्ज़ाम मरियम नवाज़ पे तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने लगाया है, इसकी वजह उन्होंने ये बयान की है कि चंद रोज़ पहले जो सक्खर में मरियम नवाज़ ने खिताब किया है, उस खिताब में मरियम नवाज़ ने जनरल फैज़ हमीद का, फ़ौज के साबिक अफसरान का और अदलिया के साबिक चीफ जस्टिस साहबान का जिक्र किया है। तो लिहाजा उन अदलिया और कौमी सलामती के इदारों के साबिक अफसरान को जिस तरीके से हर्जा सराई की गई मरियम नवाज़ की तरफ से, तो वो गद्दारी की मुर्तकब हुई हैं, तो उनके खिलाफ पर्चा काटा जाए, गद्दारी के मुकदमे की समाअत करके मरियम नवाज़ को सज़ा दी जाए। तो ये जो दरख्वास्त थी, इस पर जज साहब के सामने जब दलाइल हुए, तो जज साहब के सामने जो दूसरी जानिब से दलाइल आए, यानी सरकारी वकील ने जो दलाइल दिए, उसमें यह कहा गया कि ये जो मरियम नवाज़ के खिलाफ जिस तकरीर की बुनियाद के ऊपर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा की जा रही है, ये तकरीर मरियम नवाज़ ने सरगोदा में की और दरख्वास्त गुजार ने अपनी एप्लीकेशन में खुद इस बात का जिक्र किया है। तो ये दरख्वास्त, ये मुकदमा यहाँ पर तो इंटरटेनेबल नहीं है। सरगोदा में तकरीर की है तो मरियम नवाज़ के खिलाफ हर्जा सराई का मुकदमा सरगोदा में दर्ज हो सकता है, सक्खर में ऐसा मुकदमा मरियम नवाज़ के खिलाफ दर्ज नहीं हो सकता। अदालत ने इस बात से इत्तफाक किया और मरियम नवाज़ के खिलाफ इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। और आप नाज़रीन की याद दहानी के लिए आपको यह भी बता दें कि जो कोयटा की अदालत ने इमरान खान साहब के अरेस्ट वारंट जारी किए थे, बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने इसी बुनियाद पे इमरान खान साहब के वकील के दलाइल को एक्सेप्ट करते हुए कि जिस तकरीर की बिना के ऊपर इमरान खान के खिलाफ कोयटा के शहर में इश्तियाल अंगेज़ी करने का मुकदमा दर्ज हुआ है, वो तकरीर इमरान खान ने कोयटा में नहीं बल्कि लाहौर में की है। और इमरान खान के वकील ने कहा कि मुकदमा अगर इमरान खान के खिलाफ दर्ज होना है तो लाहौर में दर्ज हो सकता है, कोयटा में नहीं। तो जिस नुक्तों के ऊपर, कानूनी आर्गूमेंट के ऊपर इमरान खान साहब को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, उनके अरेस्ट वारंट सस्पेंड कर दिए गए, उसी दलील पर, उसी कानूनी नुक्तों के ऊपर सक्खर की अदालत ने मरियम नवाज़ के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की जो दरख्वास्त थी तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर ज़हीर बाबर की, उसे रिजेक्ट कर दिया है। अब इसी दरख्वास्त में नाज़रीन जो दूसरा एक एंगल सामने आता है, वो एंगल आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर ज़हीर बाबर साहब ने जो मौक़िफ़ रखा कि DGISI को, साबिक DGISI को टारगेट करना, साबिक चीफ जस्टिस को टारगेट करना गद्दारी के ज़मरे में आता है। तो इमरान खान साहब क्या करते हैं अपनी तकरीरों में? क्या इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में पाक फ़ौज के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, उनकी हर्जा सराही नहीं करते? अगर जो बातें मरियम नवाज़ ने की, उस बुनियाद पे क्या मरियम नवाज़ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो क्या इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता? यानी PTI के लोग मरियम नवाज़ के खिलाफ दरख्वास्त लेकर तो पहुंच गए, लेकिन अगर इमरान खान साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा को टारगेट करें तो वो गद्दारी नहीं है, वो इजहार राय की आज़ादी है। तो ये एक हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो मेयारात हैं, जो तराजू है, उसका एक फ़र्क हमें अपनी सोसाइटी में नज़र आता है कि जो हम करें वो तो बिल्कुल ठीक है, वो आइन के मुताबिक है, कानून के मुताबिक है, लेकिन अगर दूसरा करे तो वो आइन की खिलाफ वर्जी है, वो गद्दारी है, संगीन गद्दारी है, रियासत से बगावत है, तो उसको तो आप जो है वो फांसी पे लटका दें, उसको सज़ा दे दें, उसे कब्र में डाल दें, लेकिन हमारा लीडर करता है तो उस पर कोई सज़ा नहीं। दूसरी खबर नाज़रीन जो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़ों का मामला है और जो पटिशन लेके तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। 15 मार्च को चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करने जा रहा है। और 3 रुकनी बेंच में सरबराह तो जैसे मैंने बताया कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब हैं, बाकी जज साहबान कौन हैं इसका आप अंदाज़ा लगाएं, आपके ज़हनों में कौन से जज साहबान के नाम आते हैं। तो मेरे ख्याल से आप जिन जज साहबान का नाम अपने ज़हन में लेके आ रहे हैं वो नहीं, बल्कि
इस 3 रुकनी बेंच में जस्टिस आयशा मलिक साहबा और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर को जो है वो बेंच में शामिल किया गया है और ये दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दायर की थी कि हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट किए जाएं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके गए थे हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट किए जाएं, लेकिन हाई कोर्ट्स में, लाहौर हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में, पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें लेके गए हैं कि हमारे जो इस्तीफे एक्सेप्ट हुए हैं वो गैर कानूनी है, गैर आइनी है, हमारे इस्तीफों की मंजूरी का जो ऑर्डर है स्पीकर का उसे कलअदम करार दिया जाए। तो आप ये इनके मौक़िफ़ में तज़ाद का खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि हाई कोर्ट में रजू किया है कि इस्तीफे गलत मंजूर किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त पड़ी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनसब के सामने, जिस पर 15 मार्च को समाअत होने जा रही है कि हमारे इस्तीफे स्पीकर को एक्सेप्ट करने का हुक्म दिया जाए। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि जब ऐसी तज़ादात की हम निशानदेही करते हैं तो हम लिफाफा सहाफ़ी हैं, हम बिकाऊ सहाफ़ी हैं। लेकिन ये हकीकत है जो हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ में तज़ादात हमेशा से पाया जाता है, लेकिन आज आप उसकी निशानदेही करेंगे तो आप न्यूट्रल सहाफ़ी नहीं, आप बेबाक सहाफ़ी नहीं, आप लिफाफा सहाफ़ी हैं, यह आपको लक़ब दिया जाता है। तीसरी खबर, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ नाअहली का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। ज़हूर मेहंदी फैसल नामी शहरी ने यह दरख्वास्त सदर मुमलिकत आरिफ अलवी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर की। आर्टिकल 62(1)(f) के तहत डिस्क्वालिफिकेशन सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की मांगी गई है। मीडिया पे खबरें चली हैं, कॉज लिस्ट हमने सारी इसकी डिटेल निकाली है। तो आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ये जो ज़हूर मेहंदी फैसल साहब जो नाअहली मांगने आ रहे हैं, इसका मौजूदा रजीम चेंज के साथ या मार्च अप्रैल 2022 से लेकर अब तक की जितनी डेवलपमेंट्स हुई हैं उसका किसी किस्म का सदर मुमलिकत के साथ ताल्लुक़ नहीं, इस दरख्वास्त का भी ताल्लुक़ नहीं, बल्कि ये जो दरख्वास्त गुजार हैं ज़हूर मेहंदी फैसल साहब, ये सदर मुमलिकत की नाअहली के लिए पहले हाई कोर्ट में गए थे, लाहौर हाई कोर्ट में गए थे, लेकिन वहाँ पे उनकी दरख्वास्त को रद्द कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया था। तो फिर अक्टूबर 2020 में 20 अक्टूबर 2020 में सदर मुमलिकत की नाअहली के लिए दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू किया था। तो यह तकरीबन 3 साल के बाद या 2.5 पौने 3 साल के बाद सदर मुमलिकत के खिलाफ ये जो दरख्वास्त है आर्टिकल 62(1)(f) की नाअहली के लिए, इसे पहली समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और जो बेंच बना है उसमें जस्टिस इजाज़ुल हसन सरबराह हैं और उनके साथ जस्टिस शाहिद वहीद को 2 रुकनी बेंच में जो है वो शामिल किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं जो आज की हमारी टॉप स्टोरी है, जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया कि जज को रिश्वत देने का एतराफ़ और फ्रंटमैन की गिरफ्तारी। ये जो नाज़रीन खबर है, जज को रिश्वत देने का एतराफ़, आज कल जो FIA की जानिब से बोल न्यूज़ के मालिक शुएब शेख को गिरफ्तार किया गया और हमने आपको कल बताया था कि शुएब शेख साहब को आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में मुतलका जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो आज शुएब शेख साहब को जो है वो मुतलका मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहाँ पर जो वकील थे शुएब शेख साहब के, एक शेर फजल मरवत साहब थे, दूसरे लतीफ़ खोसा साहब थे। दोनों ने अपने दलाइल में कहा कि ये एक इंतकाम के लिए, क्योंकि वो सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता हैं और बेबाक खबरें बोल न्यूज़ पे दी जाती हैं, तो उन्हें टारगेट किया गया है, इसलिए गिरफ्तारी की गई है। और जो रिश्वत देने का, जज को रिश्वत देने का इल्ज़ाम लगाया गया है कि शुएब शेख ने किसी एडिशनल सेशन जज को 50 लाख रुपए की खातिर रिश्वत दी है, तो जज ने तो ऐसा कोई एतराफ़ नहीं किया, शुएब शेख ने कोई रिश्वत नहीं दी। तो ये जो केस है उनके खिलाफ, ये एक ही नोयत के 2 मुख्तलिफ मुकदमात हैं। कराची में भी इसी किस्म का मुकदमा शुएब शेख के खिलाफ दर्ज हुआ, इस्लामाबाद में भी उसी नोयत का मुकदमा दर्ज हुआ। तो एक जुर्म के 2 मुकदमात नहीं हो सकते। और फिर जब प्रोसिक्यूशन की बारी आई तो प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि ये जो यहाँ पे अदालत में कहा जा रहा है कि जज ने रिश्वत नहीं ली और जज के अलावा बाकी जो 25 लोग थे जो इस केस में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, वो भी बरी हुए थे। तो प्रोसिक्यूशन ने अदालत से कहा कि एक तो जिस जज साहब का यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है कि उन्हें 50 लाख की रिश्वत दी गई थी, उन जज साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी साइट पे बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जज साहबान के सामने इतराफ़ किया था कि उन्होंने रिश्वत ली है। और फिर हाई कोर्ट ने इस मामले की शुएब शेख के हवाले से तहकीकात करने का हुक्म दिया था। तो हम इसी मामले की तहकीकात कर रहे हैं। तो जज साहब ने पूछा कि क्या आपने गिरफ्तार करने से पहले शुएब शेख के खिलाफ कोई तहकीकात की? तो FIA के हुकाम ने बताया, प्रोसिक्यूटर ने बताया कि हमने तहकीकात की हैं, लेकिन मज़ीद तहकीकात के लिए, इस तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए शुएब शेख की हमें गिरफ्तारी रिकॉर्ड दरकार है, उनका जिस्मानी रिमांड दरकार है। तो हमें 10 दिन का इनका जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अच्छा, जब ये सारी अदालत में बातें हो रही थी, शुएब शेख साहब को भी अदालत में पेश किया गया। उन्होंने एतराज़ उठाया और वैलिड एतराज़ उठाया कि मुझे हथकड़ियाँ लगा के
चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल के पेश किया गया, क्या मैं दहशतगर्द हूँ। जिस तरीके से मुझे पेश किया गया तो पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे, सिक्योरिटी कंसर्न की बुनियाद के ऊपर शुएब साहब को जो है इस अंदाज में अदालत में पेश किया गया। और फिर शेख साहब ने कुछ ऐसी बातें अदालत में की जो गालिबन उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, मेरी नज़र में नहीं करनी चाहिए थी। हो सकता है कि आप समझें कि उसको करनी चाहिए थी, यानी अगर वो इस केस से बरी होना चाहते हैं, डिस्चार्ज होना चाहते थे, तो गालिबन ये मौक़िफ़ उनका नहीं आना चाहिए था। शुएब शेख साहब ने यह कहा कि जो 50 लाख रिश्वत की बात की जा रही है, वो मैंने कोई रिश्वत नहीं दी थी, बल्कि एक साबिक जज थे पाक आर्मी के ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर साहब, उन्होंने रिश्वत दी थी और उन्होंने जज को रिश्वत दी थी। तो मेरा इस रिश्वत से लेने देने से कोई ताल्लुक नहीं, तो मेरे खिलाफ कैसे केस बन सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई शख्स ब्रिगेडियर है, पाक फौज का रिटायर्ड ऑफिसर है, ताहिर उनका नाम है, वो जज को रिश्वत देता है, ये शुएब शेख साहब को कैसे पता चल जाता है। उसी केस में तो ये सारा मामला यहाँ तक पहुँचा है कि शुएब शेख साहब को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये अनवारंटेड, ये ऐसे कुछ बातें थी जो शेख साहब को अदालत में नहीं करना चाहिए थी। और ये भी शहर इक़्तिदार में चहमगोइयाँ हो रही हैं कि ये 50 लाख की रिश्वत नहीं थी। ब्रिगेडियर साहब को जो है वो 5 करोड़ दिए गए थे, लेकिन उन्होंने जज साहब को आगे 50 लाख दिए और बाकी पैसे उन्होंने अपने पास रख लिए। ये भी शहर इक़्तिदार में चहमगोइयाँ की जा रही हैं। तो ये एतराफ़ हो चुका है, चाहे शेख साहब ये कहे कि मैंने नहीं दिए, लेकिन ये एतराफ़ हो चुका है कि 50 लाख की रिश्वत दी थी और पाक फौज के एक साबिक ऑफिसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड ताहिर साहब ने वो रिश्वत जज साहब को पेश की थी। अब फ्रंटमैन की गिरफ्तारी का क्या मामला है। खबर नाज़रीन है, एक तो कल हसन अय्यूब साहब ने ट्वीट किया कि एक ऐसी ऑडियो मौजूद है एक जज के बेटे की एक मोहम्मद खान भट्टी के साथ जो है वो गुफ्तगू हो रही है, और उसमें गुफ्तगू में जो जज साहब के मुबैना तौर पे जो बेटे हैं, हम मुबैना तौर पर का जो लफ्ज़ है वो लाजमी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये जो इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें कुछ अगर हकीकत होगी तो कुछ इसमें प्रोपोगंडा भी शामिल है, कुछ इसमें अपनी विशेष भी शामिल है। तो ये जो खबर सामने आई हसन अय्यूब से, मैं उनको प्रोपोगंडे का हिस्सा नहीं कह रहा, लेकिन इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसका देने वाले का अपना भी इंटरेस्ट शामिल होता है। तो ये जो खबर सामने आई उसमें यह कहा गया कि जो जज के बेटे की गुफ्तगू हो रही है आगे मोहम्मद खान भट्टी के साथ, उसमें वो दीगर जज साहबान की भी जिम्मेदारी ले रहा है कि उन्हें भी हम इस सारे मामले में जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, यानी किसी यकीन दहानी की बात हो रही है मुबैना तौर पे। अब नाज़रीन आज ये खबर चली है, हमें पता चली है एक ज़राए से कि रावलपिंडी के एयरपोर्ट से, रावलपिंडी का अपना इस्लामाबाद के एक रहायशी हैं G6 के राजा फ़याज़, जो कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जा रहे थे, उन्हें वहाँ पे रोक लिया गया। जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्टाफ होता है उन्हें वहाँ पे जो है उन्हें मुतल्लिका इदारों के सपोर्ट कर दिया गया, और ख़बरें ये सामने आई हैं कि वो जो राजा फ़याज़ साहब थे जो G6 इस्लामाबाद के रहायशी हैं, वो एक जज साहब के फ्रंटमैन थे, उन्हें गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तार करने के बाद उन्होंने भी पुलिस को अपना एतराफ़ी बयान दिया है। पुलिस के सामने जो बयान होता है उसकी क्या लीगल हैसियत होती है, स्टेटस होता है, ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन ये कहा गया है कि वो जो राजा फ़याज़ साहब को गिरफ़्तार किया गया है, AS ने कहा है कि हमने उनसे पूछा, कुछ सवालात पूछने के बाद उन्हें वापस जो है वो एयरपोर्ट से बाहर निकाल दिया था। और फिर राजा फ़याज़ साहब के जो भाई हैं उन्होंने हैबियस कॉर्पस की एक दरख्वास्त जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की है कि उनके भाई को हब्से बेजा में रखा गया है, एबडक्ट किया गया है, तो लिहाजा उनकी बाजियाबी जो है वो यकीनी बनाई जाए। राजा फ़याज़ से मुतल्लिक़ कहा जा रहा है कि ये भी आला अदलिया के किसी जज के जो है वो फ्रंटमैन है। मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन सामने आएगी वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन अगली खबर नाज़रीन एंकर्स की शर्मनाक हरकत से मुतल्लिक़ है। खबर नाज़रीन है कि कल भी हमने अपने वीलॉग में बात किया था कि जो एंकर इमरान रियाज खान है, ये साफ़ी से ज़्यादा एक प्रोपोगंडा मशीन है, और इनके साथ हमने आदर राजा साहब का भी जिक्र किया था। आज नाज़रीन एक और डेवलपमेंट हुई है जिसने हमारी कल की बात को साबित कर दिया था। हालांकि कल जब हमने बात की एंकर इमरान रियाज खान से मुतल्लिक़, आदर राजा से मुतल्लिक़, तो कुछ दोस्तों ने पूछा कि इस किस्म की बातें करके आपको कितने पैसे मिलते हैं, आप ज़मीर बेच रहे हैं, आप फलां कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यह बता दूँ कि इमरान खान के एजेंडे को, इमरान खान के बयानों को मैं आज टोक करना शुरू कर दूँ। जो मुझे पैसे लेने की बात करते हैं, जो दोस्त, जो देखने वाले, मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा, लाखों में, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 20 लाख रुपए कमा सकता हूँ। आपके सामने है एंकर इमरान रियाज खान ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि मैं 2 माह में इतना कमा लेता हूँ कि 5 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ का मैं बंगला खरीद सकता हूँ। लेकिन मैं भी अगर इसी लाइन पे लग जाऊँ, अपना ज़मीर बेच दूँ, खान साहब का बयानिया टोक करने लग जाऊँ, तो मैं भी पैसे कमाना शुरू कर दूंगा। मैं तो सेक्रीफाइस करके जो हकीकत है, जो सच है, वो आपके सामने बयान कर रहा हूँ। कोई मुझे पैसे भी अगर देगा तो कितने दे देगा, लेकिन मैं लानत भेजता हूँ ऐसे पैसे के ऊपर जो झूठ बोल के,
जो ज़मीर का सौदा करके लोगों को गलत बताया जाए, सच हकीकत क्या है वो ना बताया जाए, तो ये धोखा है, अल्लाह के अवाम के साथ धोखा है। तो ये धोखा मैं कर नहीं सकता, तो सच बताऊंगा। तो आज एंकर इमरान रियाज खान ने जो ट्वीट किया है कि किस तरीके से अवाम को गुमराह करने की कोशिश की, ये मैं आपको बताता जाता हूँ। एंकर इमरान रियाज खान साहब ने ये ट्वीट की कि ये जो उनके पीटीआई के जो एक कारकुन, इनका इंतकाल हुआ है, अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया, ज़िले शाह साहब का, अली बिलाल साहब का इंतकाल हुआ। उसमें इमरान रियाज खान ने ट्वीट किया कि पहले जवान बेटा कत्ल किया, फिर वाले समेत घर वालों को उठा लिया गया ताकि कानून की गिरफ्त से बचने का बंदोबस्त किया जा सके। एक FIR ऊपर भी होती है, मोहसिन नकवी एंड कंपनी, जवाब तो देना पड़ेगा। अब ये जो इन्हें इल्ज़ाम लगाया, इसको ये जो ट्वीट किया, कोई तस्दीक नहीं की कि आया कि वाकई उनके वालिद को किसी ने उठाया है, नहीं उठाया, लेकिन ट्वीट कर दी, इसकी तदीद भी नहीं की, दोबारा इसकी क्लासिफिकेशन नहीं की, इसकी वजाहत नहीं की। 1,60,000 लोगों ने देखा जो इसको फॉलो करते हैं, उन्होंने इस बात को सच मान लिया। और फिर इसी किस्म का ट्वीट एक और सहाफ़ी हमारे हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब, उन्होंने भी किया। उनकी ट्वीट को भी 65,000 लोगों ने देखा। अब आरिफ हमीद भट्टी साहब क्या कह रहे हैं, मैं वो भी स्क्रीनशॉट आपको निकाल के दिखाता हूँ। जनाब ये आरिफ हमीद भट्टी साहब किधर गए जी, मैं कहीं ऊपर नीचे कर बैठा हूँ, लेकिन मैं निकाल के आपको दिखाऊंगा ज़रूर। मेरे साथ रहें जी, आप मेरे साथ रहें, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मुझे ज़्यादा कोई इसमें वो नहीं करना पड़ेगा, मैंने वो निकाल के रखे थे। आरिफ हमीद भट्टी साहब ने तो बहुत बड़ा दावा किया, बहुत बड़ा दावा किया। आरिफ हमीद भट्टी साहब ये कहते हैं कि फ़ोटो सेशन वाला लीडर बता सकते हैं, यानी वो मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ की बात कर रहे थे कि मकतूल ज़िले शाह अली बिलाल के वालिद को कौन, कैसे, कहाँ लेके गया, इस वक्त कहाँ है। और ये सिर्फ बात सिर्फ एंकर इमरान रियाज खान तक नहीं है, ये आरिफ हमीद भट्टी साहब नहीं तक नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से भी एलिगेशन लगाया गया। ये भी आप छोटा सा क्लिप है, ये भी आप सुन लें। ये जो मोहसिन नकवी और CCP और लाहौर हैं, इनको इनकी सारी उम्र जेल में गुजरनी है। ये जिस दिन इस हुकूमत से अलहदा होंगे, आप देखिएगा कि ये इनके लिए भुट्टो का केस है, ये इस तरह ख़त्म नहीं होगा। ये जो कुछ कर रहे हैं, अभी उन्होंने उसके वालिद को अगवा कर लिया पुलिस ने, इन चीज़ों से कुछ नहीं होना। ये मुल्क की अवाम ये माफ़ नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इन जालिमों को सुन रही है कि आपको गायब कर दिया, रात से खुदें चल रही हैं और जो ये खबरें चला रहा है, मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा, ऐसी अफवाह मत फैलाएं। हमारे घरों में इससे आगे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ मच जाती है। तो ये जब खबरें चलीं तो उनके जो वालिद हैं अली बिलाल के और साथ में गालिबन उनके भाई हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह की झूठी खबरें ना फैलाई जाएं, हम पहले परेशान हैं, इस तरह की झूठी खबरें फैलाकर हमें मज़ीद परेशान ना किया जाए। एक एंकर से मुतल्लिक़ खबर है। खबर नाज़ ये है कि डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, जिन्होंने 16 फरवरी को एक प्रोग्राम किया और उस प्रोग्राम का नोटिस लिया पैमरा की तरफ से, कहा गया कि उस प्रोग्राम में कुछ ऐसा कहा गया जो कि हकीकत नहीं था। तो वो उस प्रोग्राम की बुनियाद के ऊपर पैमरा ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक जो शाहिद मसूद साहब का प्रोग्राम है, उसे 10 मार्च से ऑनवर्ड 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। तो ये पाबंदी शाहिद मसूद साहब के प्रोग्राम को जो है पैमरा की जानिब से लगा दी गई है। अब ज़ाहिर सी बात है कि पैमरा का ऑर्डर है, तो इसे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब और GNN चैनल की जानिब से जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट या फिर हो सकता है लाहौर या सिंध हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज किया जाएगा। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।